नमस्कार दोस्तों। इंडिया इंटरनेशनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है हिंदिया बनाने की कोशिश, यानी कि कमल हासन का तमिलनाडु से ये आरोप आया है। और मुकेश अंबानी की कंपनी पर भी काफ़ी बड़ा जुर्माना, यानी कि कुछ गैस का जो डिस्प्यूट है, उसके अलावा एक और बैटरी सेल का प्लांट है, उसमें भी 125 करोड़ के जुर्माने की बात हो रही है। और इसके बाद ये खबरों के साथ में जो कुछ और छोटी छोटी खबरें होंगी वो हम इंडिया इंटरनेशनल में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और अमेरिका में जो सर्वे हुआ है ट्रंप के बारे में, जहां पर उसकी रैंकिंग बहुत नीचे गिरती चली जा रही है, तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो अपने आप में अद्भुत भी है, अनोखा भी है। तो जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन क्या कहा जाए। अल्टीमेटली कुछ किस्म की बातें जो निकल कर आ रही हैं वो ट्रंप को भी परेशान करने वाली हो सकती हैं। अब आते हैं सबसे पहले हिंदिया बनाने की कोशिश, यानी कि इंडिया को हिंदिया बनाया जा रहा है। भाषा विवाद पे एक बड़ी मीटिंग हुई थी चेन्नई के अंदर। कमल हासन भी उसके अंदर आए थे। कमल हासन ने भी डीलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है उसका विरोध किया, और उनका कहना है कि दक्षिण भारत के राज्यों पर हिंदी थोपने का जो आरोप है वो बिल्कुल और बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं हिंदी पट्टी के हितों को आगे बढ़ाया जा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी वही है कि हिंदी पट्टी को, संस्कृत को, हिंदी को कैसे लादा जाए, और वो भारत को, इंडिया को हिंदिया बनाने के चक्कर में है। बड़ा इल्ज़ाम है, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और उनके चाहने वाले और उनके अपने नेता जो अन्नामलाई वगैरह हैं, वो तो देखा जाए तो हिंदी के पक्ष में नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो भी पार्टी एक आधी हिंदी के पक्ष में जो नज़र आ रही है, जो बात कर रही है, उनको आइसोलेशन का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि अगर तमिलनाडु में हमारा स्टेक तो कुछ नहीं है, जो जाता है चला जाए, लेकिन एक बार को हिंदी तो इम्पोज कर देंगे, जो होगा देखा जाएगा। अब देश तोड़ना है तो तोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर जो सर्वदलीय बैठक जो हुई थी चेन्नई के अंदर, उसमें कमल हासन का कहना है कि कोई भी फैसला गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, ना तो उनके हित में होगा, ना स्वीकार किया जाएगा, और हम 3 लैंग्वेज फार्मूला भी एक्सेप्ट करने को नहीं जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो सांसदों की संख्या है डीलिमिटेशन के बाद, उसमें भी जो फर्क आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम उसके लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं हैं। हालांकि एक चीज़ निकल कर आई थी जिसे कहा जा रहा था कि दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें बिल्कुल भी कम नहीं होंगी, लेकिन ये नहीं कहा गया कि उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएंगी। तो उनकी सीटें तो अपने आप ही कम हो जाएंगी, बल्कि अभी जो उनकी सीटें 30% से भी नीचे हैं वो घटकर 18% पर आ जाएंगी। फिर उनका ये भी कहना था, कमल हासन कह रहा था कि तमिलों ने अपनी भाषा के लिए जान गंवाई है, आप इन चीज़ों के साथ खिलवाड़ मत करो। यहाँ के बच्चों को पता है कि उन्हें किस भाषा की ज़रूरत है, और हम 3 भाषा का फार्मूला नहीं लेंगे। और डीलिमिटेशन के मामले के अंदर भी स्थितियां अब तमिलनाडु के अंदर बिगड़ती जा रही हैं। बल्कि अब तो उस मामले में तेलंगाना भी सामने आ रहा है, कर्नाटक भी सामने आ रहा है कि डीलिमिटेशन के अंदर उत्तर भारत के जो गोबर पट्टी के राज्य हैं वो अपना राज चलाना चाहते हैं। तो एक किस्म से कहा जाए तो अज्ञानता का अंधकार और फैलता हुआ इसमें नजर आएगा। अब आते हैं हम एक दूसरी खबर के ऊपर। ये खबर है अमेरिकी नागरिकों का जो दर्द है, सीबीएस सर्वे के अनुसार, कि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बना के लोग अपना माथा पीट रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि हमने यार किस आदमी को यहाँ पर क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति बना दिया। और बहुत सारे मोड़ पर अगर देखा जाए तो उनका विरोध हो रहा है। करीब करीब 80% लोगों का कहना है कि आप तो महंगाई से राहत दिलाने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन आप तो वो कर ही नहीं रहे हैं। आप बल्कि कुछ और कर रहे हैं, और जो आपको नहीं कहा गया था आप वो सारे के सारे काम कर रहे हैं। हमने तो आपको ये सारे रिकमेंडेशन नहीं दिया था कि कनाडा को, मैक्सिको को बैन कर दो, चाइना पे बैन लगा दो, टैरिफ बढ़ा दो। ये तो मुद्दा ही नहीं था। आप तो काम ही कुछ और शुरू कर दिया है। आपको हमने मैंडेट किस लिए दिया था, और आप उसके बाद में जो सारे के सारे कार्य कर रहे हैं वो तो कुछ और है। आप कह रहे थे कि हम लोगों को नौकरियां देंगे, लेकिन आप तो वहां पर 20 लाख जो फेडरल एम्प्लॉई हैं, सरकारी एम्प्लॉई हैं, 30 लाख में से उन्हें निकाल रहे हैं। तो आप तो लोगों को निकाल रहे हैं नौकरियों से, आप नौकरियां दे कहां से रहे हैं।
तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी नागरिकों की जो मंशा है, जो उनके दिल की चाहत है, उसके बिल्कुल खिलाफ काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि बाकी जो है चलता है, लेकिन आप नौकरियां ले रहे हैं, आप दूसरे देशों से दुश्मनी ले रहे हैं। हमने आपसे नहीं कहा था कि आप दूसरे देशों से दुश्मनी लो। हमारी जो नीतियां थी बाहर जो ठीक थी, लेकिन आप जिस ढंग से अपने आप को पूरा का पूरा इंप्लीमेंट कर रहे हो, लागू कर रहे हो, वो हमें मंजूर नहीं है। तो उनकी जो रैंकिंग है वो दरअसल नीचे जा रही है। 82% अमेरिकी नागरिक चाहते थे कि अर्थव्यवस्था के अंदर सुधार किया जाए, लेकिन वो सुधार होगा कैसे? अल्टीमेटली सुधार के नाम पर तो आप लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, नौकरियों से बाहर निकाल रहे हैं, और साथ में जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो नॉन रेसिडेंट अमेरिकन वहाँ पर जो हैं, उनको भी आप कहीं ना कहीं चेतावनी दे रहे। तो वहाँ का तो बड़ी अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मची हुई है। बल्कि कनाडा से और क्या कहते हैं कि मैक्सिको से जो आने वाले सारी जो चीज़ें थी उन पर हाई टैरिफ लगा के तो अमेरिका की इंडस्ट्री का सत्यानाश हो रहा है और उनकी नौकरियां जा रही हैं। ये चीज़ें तो अब हमारे सामने बिल्कुल और बिल्कुल साफ तौर पर नज़र आ रही हैं। पर क्या कोई सुनने वाला है यहाँ पर? क्या कोई सोचने वाला है? एक और खबर पर आते हैं कि सरकार ने मुकेश अंबानी से करीब कोई $2.45 बिलियन मांग लिए। भाई ये क्या है? मकसद क्या है? इसके अलावा एक और 125 करोड़ के जुर्माने की बात है। ये मामला दरअसल KG-D6 ब्लॉक में जो गैस की लीकेजेस है उससे जुड़ा हुआ है और $2.81 बिलियन की करीब डिमांड कर दी है। सरकार ने रिलायंस से मांगे हैं पैसे, और ये पैसे 2.81 बिलियन जो होते करीब 22-23 हजार करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो सबसे वैल्यूबल कंपनी को और मुकेश अंबानी को अब नरेंद्र मोदी की सरकार एक धक्का मारना चाहती है, बड़ा धक्का मारना चाहती है और उनसे पैसे वसूल लेना चाहती है। यह विवाद ONGC का एक ब्लॉक है, KG-D6 ब्लॉक है। इसमें काफी समय से रिसाव चल रहा है, लीकेज हो रही है, गैस निकलती जा रही है और उनका कहना है कि इनके ऊपर जुर्माना मारा जाना चाहिए क्योंकि ये रिसाव यहां पर क्यों हो रहा है। मामला 2018 का है। KG-D6 कंसोर्टियम पर गैस माइग्रेशन का आरोप लगाया गया था। इस कंसोर्टियम में रिलायंस शामिल था। सरकार का कहना था कि इसमें एक रिसाव हो रहा है, लीकेज हो रही है, इसके लिए रिलायंस जिम्मेदार है और शुरुआत में इसके लिए $1.55 बिलियन का मुआवजा मांगा गया था। मामला जब अदालती कार्रवाई में उलझ गया तो फिर दिल्ली उच्च न्यायालय में पहुंच गया, दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा। अब सरकार की अपील को 2023 की मई महीने के अंदर खारिज कर दिया गया, लेकिन सरकार ने फिर इसके खिलाफ अपील की और एक और अदालत ने हाई कोर्ट के एक फैसले को पलट दिया और उसके बाद अब पेट्रोलियम मंत्री ने रिलायंस से $2.81 बिलियन की मांग की है। उनका कहना है कि अब तुम इतने ज़्यादा और पैसे दो इसमें, लेकिन रिलायंस का कहना है कि हम तो इसको और चुनौती देंगे, हम आपको पैसे क्यों देंगे, हम तो आपको पैसे देने वाले हैं नहीं। तो स्थितियां जो हैं वो बिगड़ती चली जा रही हैं और सरकार दरअसल क्या कहते हैं कि जितना चाहे उतना वसूल लेना चाहती है। ऐसे लगता है जैसे पूरी इंडस्ट्री को ना वो स्क्वीज कर लेना चाहती है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए, लेकिन क्या कहा जाए अल्टीमेटली मैं तो ये समझकर चलता हूं कि सरकार का एकमात्र जो इस समय काम रह गया है वो एक ही काम है कि कैसे किससे कितना वसूल किया जाए, यानी कि खून कैसे चूस लिया जाए। इंडस्ट्री मरती हो तो मर जाए, लेकिन क्या कहते हैं सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो होती है ना, उसको भी साहब आप देखा जाए तो क्या कहते हैं कि मार दो इस टाइम, क्योंकि ज़्यादा पैसे चाहिए। इस बीच में एक मराठी भाषा को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा आया। एक भैया जी जोशी नाम के जो बयान उनके आए हैं, जो RSS के बड़े बड़े वो पदाधिकारी हैं, उनका कहना था कि मुंबई की तो कोई एक भाषा नहीं है और यहाँ तो गुजराती भी, अगर कई एरिया में जाओ गुजराती हैं और कई में जाओ कुछ और भाषा बोली जाती है और मुंबई में आने या रहने के लिए मराठी सीखने की ज़रूरत नहीं है। 5 मार्च 2025 को विले पार्ले के अंदर मुंबई में उन्होंने एक बयान दिया और इस बयान देने के बाद हालात कुछ इस किस्म के हो गए कि विपक्ष ने तो लपक लिया कि महाराष्ट्र में रहना है तो फिर मराठी सीखनी पड़ेगी। तो ये चोट मारी उन्होंने सांस्कृतिक पहचान के ऊपर महाराष्ट्र की। उसको देख के फिर भैया जी ने बाद में कहा कि नहीं नहीं आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, यहाँ तो सबको मराठी सॉरी सीखनी चाहिए, मुंबई में अगर रहना है तो मराठी तो आनी चाहिए। लेकिन अब मुद्दा उड़ गया। अब उनकी गिरफ्तारी की बात आ रही है
कि भाई अगर महाराष्ट्र में रहना है तो तुम बिना मराठी के भी जिंदा रह सकते हो, कि घाटकोपर की भाषा कुछ और है, गिरगांव की भाषा कुछ और है, और मुंबई आने वालों को मराठी सीखने की जरूरत नहीं है। हंगामा हो गया सब, ठाकरे ग्रुप हो गया, आदित्य हो या उद्धव हो या बाकी सब चढ़ के बैठे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कभी किसी औरंगजेब के नाम पर कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में, कभी भैया जी जोशी के मराठी हिंदी के नाम पर कुछ हो रहा है, पर जो भी हो रहा है अपने आप में दुखदायक है। लेकिन बीजेपी के ऊपर जब ये उल्टी बात पड़ी तो उसके बाद फिर बीजेपी वाले कहते हैं ये कोई इशू नहीं है, इसके ऊपर आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो फडणवीस के और बीजेपी वालों के आका है ना, आरएसएस वाले, तो उनके खिलाफ कुछ हो जाए तो कैसे कुछ होगा। अब औरंगजेब वाले के ऊपर तो टीवी के ऊपर लगातार प्रोग्राम पे प्रोग्राम आ रहे हैं, पर भैया जोशी के ऊपर एक भी प्रोग्राम जो किसी मेन चैनल पे आने से रोक दिया गया, ताकि इसको आगे ना बढ़ाया जाए, कि मराठी भाषा के ऊपर जो चोट की गई है वो उसको आगे ना बढ़ाया जाए। तो इनका जब टीवी मीडिया अपने, लेकिन सोशल मीडिया पे तो चर्चा हो रही है और डैमेज तो हो रहा है। अल्टीमेटली सरकार को निकल के आके बात तो करनी पड़ रही है, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नजर नहीं आता है। तो ये थी दोस्तों आज का हमारा इंडिया इंटरनेशनल के प्रोग्राम और कुछ मुख्य खबरें। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। आप अपनी फीडबैक दीजिएगा। ये तो रिकॉर्डेड वर्जन है, थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया गया है, और अपना जो भी आप कमेंट करना चाहें ज़रूर कीजिएगा। और फिर 4:30 बजे देश परदेश में हम आपसे इसी चैनल के ऊपर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।